गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी प्यारे विद्यार्थी, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, उसके साथ साथ अगर अदर एग्रीकल्चर के आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो सब्जेक्ट हम चला रहे हैं कृषि प्रसार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आएगा तो 5 नंबर का ही, परंतु ये रैंक और सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। क्योंकि मेजोरिटी जो होती है हमारी, हम लोग जो ज़्यादा मार्क्स के सब्जेक्ट आ रहे हैं उन पे ज़्यादा पकड़ बनाते हैं, छोटे छोटे सब्जेक्टों को, माइनर सब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है, अपने छोटे सब्जेक्ट पे भी उतनी ही ज़बरदस्त कमांड बनाएंगे जितना कि मेजर सब्जेक्ट पे। बहुत ही जल्द आप लोगों को एग्रोनॉमी की भी क्लास मिलने वाली है, तो धैर्यपूर्वक सारी क्लासेस को आप लोग करेंगे। एक एक करके हम आपको 65 नंबर का जो मटेरियल होगा विदाउट पीपीटी में आपको पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ उनका हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, कोई टाइपिंग वाला नोट्स नहीं होगा जिसमें एरर वगैरह मान लो आती हैं। हम खुद अपनी हैंड राइटिंग का आपको नोट्स मिलेगा, जिससे आपको ना नोट्स बनाने का झंझट और ना ही आपको मैटर कलेक्ट करने का। बस आप क्लास करिएगा शांत ढंग से और बढ़िया तरीके से मेहनत करके हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। हाँ, ये बहुत से लोगों के मन में है, सर यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पेपर करा रहा है, बहुत ही नॉर्मल होगा। ऐसी गलती भूल के भी दोबारा ना करना, क्योंकि आयोग कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो पेपर नॉर्मल नहीं हो सकता, इस बात को आप ध्यान रखना। पेपर कैसा भी आए अपने को कोई मैटर ही नहीं करता, अपने को तैयारी करनी है बुलंदी के तरीके से। इतना स्ट्रांग तरीके से तैयारी कर लेना है कि उस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आता भी है तो हम लोग उसको तोड़ के रख देंगे। बिल्कुल, अभी तो हम लोग थियोरी मोड में पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में हम आपके लिए एमसीक्यू का भी प्रयास कर रहे हैं पूरा, और बहुत जल्द आपके बीच एमसीक्यू की क्लास भी हम आयोजित करने वाले हैं। बस आप लोग धैर्यपूर्वक पढ़ाई करते रहिएगा। हाँ, बहुत से बच्चों के मन में डाउट है कि नीलेश सर का जो एजीटीए का बैच चल रहा है, शताब्दी बैच, इससे हम कैसे जुड़ें। तो हमारे यूट्यूब पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, हमारी सोशल मीडिया के अकाउंट पिन किए हुए हैं। आप वहां पर या हमारे क्लास के ही कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना कमेंट कर सकते हो कि सर आपका कोर्स कैसे परचेज करें। हमने कृषि में नई क्रांति को लाने का प्रयास किया है। मात्र 99 रुपए में आपको पूरा एजीटीए का एग्रीकल्चर का बैच दे रहा हूं, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, साथ साथ आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे। तो आप लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हम लोग पढ़ रहे थे संचार के मॉडल। तो संचार के जो मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और संचार के मॉडल को देखेंगे। तो फटाफट से देखते हैं कि संचार के मॉडल में हम लोग क्या क्या चीजों को देखे थे। तो संचार के मॉडल में अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था एरिस्टोटल का मॉडल, जिन्हें अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, तो अरस्तु का मॉडल हमने देखा था। उसके बाद हमने सैनन और वीवर का मॉडल देखा था। फिर हमने क्या देखा था, हमने लॉसवेल का मॉडल देखा था, हमने वेरलो साहब का मॉडल देखा था। तो हमने 4 प्रकार के कम्युनिकेशन मॉडल को देख लिए थे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने बताया था आपको वेरलो साहब का कम्युनिकेशन मॉडल और एरिस्टोटल का कम्युनिकेशन मॉडल। 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 आपको याद होने चाहिए। उन दोनों के एलिमेंट्स कि किसमें कितने एलिमेंट्स हैं, और उन दोनों के बारे में कि क्या उस मॉडल का मोटो क्या था, हमने सारे मॉडल को विस्तार पूर्वक बताया है। तो 5 नंबर का जो मॉडल हम लिखने वाले हैं उसको बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो 5वें नंबर का मॉडल हम लोग पढ़ेंगे श्रमम का मॉडल। किसका? श्रमम का मॉडल। ये दिख नहीं रहा आप लोगों को, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर के मॉडल में श्रमम का मॉडल। 4 हम लोग कल पढ़े थे। श्रमम का संचार मॉडल, ये हम लोग 5वें नंबर पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो श्रमम का जो संचार मॉडल है, सबसे पहली बात तो यही आती है कि श्रमम साहब ने संचार का जो मॉडल है वो कौन से सन में इन्होंने दिया था। तो हमने बेरलो साहब का जो संचार का मॉडल पढ़ा था, हमने 1960 पढ़ा था। उसके पहले हमने सैनन और वीवर का मॉडल पढ़ा था, 1949 पढ़ा था। उससे पहले हमने लॉसवेल का मॉडल पढ़ा था, जो 1948 में पढ़ा था। ये हमारे श्रमम का जो संचार मॉडल है वो
1961 में आता है। कब आता है? 1961 में। जो श्रमम साहब का संचार मॉडल है, इसमें कितने एलिमेंट्स की बात कही है? तो इसमें कितने एलिमेंट्स की बात कही गई है? 5 एलिमेंट्स की बात कही गई है। कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उन पर अपने को चर्चा करनी है और विस्तार पूर्वक एक एक चीजों को अपने देखना है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि कल एक बच्चे ने पूछा कि सर वेरलो का संचार मॉडल अगर 6 ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन भी है, तो उसमें हम क्या सही करेंगे? हालांकि ये बात हमने कल ही बता दी थी लेक्चर में, अगर आप लोग देखे होंगे कि जो वेरलो का संचार मॉडल है, अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तब हम 4 को सही करेंगे, अगर 6 और 4 दोनों है तो हम 6 को ऑप्शन मारेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, तो श्रमम का जो संचार मॉडल है उसमें इन्होंने 5 एलिमेंट दिए। कौन कौन से एलिमेंट दिए? सबसे पहला इन्होंने एलिमेंट दिया कम्युनिकेशन सोर्स। जो संचार हो रहा है वो उसका सोर्स क्या है? तो कम्युनिकेशन सोर्स इन्होंने पहला जो मॉडल का एलिमेंट्स बताया, इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन सोर्स होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? कम्युनिकेशन सोर्स को हम लोग इनकोड करेंगे। क्या करेंगे? इनकोड करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, फिर बाद में यही मैटर क्या होगा? जो सोर्स होगा वो इनकोड होगा, और इनकोड के बाद ये सिग्नल के माध्यम से, किसके माध्यम से? ये सिग्नल के माध्यम से आगे की ओर जाएगा, और सिग्नल मिलने पर ये जब आगे की ओर प्रेषित होगा तो इसी मैसेज को हम डिकोड करेंगे। क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। अब डिकोडर क्या होता है? डिकोडर क्या होता है भाई साहब? कि जो सिंपल लैंग्वेज होती है या जो कोडेड लैंग्वेज होती है उसको सिंपल लैंग्वेज में बदलना क्या कहलाता है? डिकोडर। और सिंपल लैंग्वेज को कोडेड लैंग्वेज में बदलना इनकोडर कहलाता है। तो हमारा पहला जो एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन सोर्स, दूसरा है इनकोडर, किसी सिंपल भाषा को कोड का रूप दे देना। सिग्नल, ये चैनल का ही कार्य करता है, किसी न किसी सिग्नल के माध्यम से आगे मैसेज पहुंचता है और इसको फिर डिकोड किया जाता है। डिकोड होने के बाद ये जहां जाना चाहेगा वहां पहुंचेगा। तो जो 5वां एलिमेंट्स है वो डेस्टिनेशन है। क्या है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब जहां हम पहुंचाना चाह रहे थे ये अंततः वहां पहुंच गया। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं किसके? श्रमम साहब के। ये पांचों एलिमेंट्स आप लोग बखूबी से याद रखोगे। पूछा जाएगा कि श्रमम के संचार मॉडल में सी का मतलब क्या है? तो कम्युनिकेशन आएगा, कम्युनिकेशन सोर्स आएगा, कम्युनिकेटर आएगा, चैनल आएगा। ये आपको ऑप्शन आएंगे तो आप उसी हिसाब से ऑप्शन करोगे। अभी जब हम एमसीक्यू लाएंगे तब आपको ये सारी दुविधाएं खत्म कर देंगे। हाँ, अभी हम एमसीक्यू इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि आपकी लत पड़ जाएगी एमसीक्यू पढ़ने की, और आपका जो माइंड है, जो सोचने की क्षमता है, वो श्रिंक हो जाएगी। और अक्सर कर हमारे एग्रीकल्चर में जो यूट्यूब पे भरा पड़ा है मैटर, वो एमसीक्यू पे पड़ा है। आप देखो, मैं किसी की बुराई और किसी की अच्छाई पर बात नहीं करता, परंतु एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, यूट्यूब पे भर भर के एमसीक्यू दिए हुए हैं और पता ही नहीं चलता कौन कल को पढ़ाना शुरू किया और एमसीक्यू लेकर चला आया यूट्यूब पे। ठीक है, तो इन चीजों से बचिए, थोड़ा बचिए। कहने का मतलब है वन लाइनर क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। अगर आप वास्तविक तैयारी कर रहे हो तो पहले विस्तार पूर्वक कोर्स को पढ़िए, देन उसके बाद आप एमसीक्यू पर अपना अभ्यास करिएगा। और मैं आप जब टीए का पेपर आएगा उस समय तक आप कहोगे कि नीलेश सर आपने जो बोला अपने प्लेटफॉर्म से आपने करके दिखाया, दूसरे प्लेटफॉर्म से हमको कहीं ना कहीं धोखा मिला। ठीक है, जब हम दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़े तो कहीं ना कहीं हमको धोखा मिला, और मैं अब उस धोखे के जख्म से दूर हो चुका हूं और पूरी तरीके से मरहम लगा के एकदम दुरुस्त होकर आपके सामने मैं क्लास दे रहा हूं। तो ये मान के चलो, ये एक भरोसेमंद संस्थान के रूप में आपके बीच उभरने वाला है बहुत जल्द। और एजीटीए के परीक्षा को लेकर हम बहुत चिंतित हैं कि अभ्यर्थियों के साथ 1% भी गलत नहीं होना पाए। जितना मेरे बस का होगा हम उतना आप लोगों के लिए करेंगे, बस हाँ कदम से कदम मिलाकर चल। ठीक है, एक भी सब्जेक्ट आपका अछूता नहीं रहेगा। तो हमने श्रमम का जो संचार मॉडल है 1961 में इन्होंने सुझाया, 5 एलिमेंट्स इन्होंने दिया। कौन कौन से? कम्युनिकेशन सोर्स, इनकोडर, सिग्नल, डिकोडर और डेस्टिनेशन। ये 5 एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए श्रमम के।
अब हमें याद हो गए कि सर सी का मतलब अगर पूछेगा मैं बता दूंगा, एस का मतलब पूछेगा तो मैं बता दूंगा सिग्नल है श्रवम में, और डी का मतलब पूछेगा तो सर मैं बता दूंगा डेस्टिनेशन है। हाँ, डी का मतलब दो है, डिकोडर भी है डेस्टिनेशन भी है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही माना जाएगा। ठीक है, अगर डिकोडर दिया होगा तो डेस्टिनेशन नहीं दिया होगा। ठीक है, एक ही पूछा जाएगा डी के केस में। समझ में आ गया? चलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देन हम उसके आगे नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट संचार का मॉडल है 6 नंबर का, वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और संचार मॉडल का जो अगला है जिसको बोलते हैं लीगन्स कम्युनिकेशन मॉडल, कि लीगन्स का संचार मॉडल। ठीक है, किसका? लीगन्स का संचार मॉडल। तो 6 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे लीगन्स यही हैं भाई साहब जो एक्सटेंशन के जनक हैं। किसके जनक हैं? एक्सटेंशन के जनक हैं लीगन्स साहब। तो हम देखते हैं लीगन्स का संचार मॉडल। तो जो लीगन्स साहब का जो संचार मॉडल है ये कब दिया गया? तो ये 1963 में लीगन्स साहब ने इस मॉडल को सुझाया और बताया किसानों के लिए कि जो लीगन्स का जो संचार का मॉडल है क्या कहता है। जरा इस पर, इस बिंदुओं पर थोड़ा पकड़ बनाएंगे अपने, और लीगन्स के संचार मॉडल को बखूबी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। हाँ, दिख रहा है ना? चलिए, अब यहां तक भी दिख रहा है अच्छे से। तो लीगन्स के संचार मॉडल में सबसे पहली बात हमारे सामने यही आती है कि कितने एलिमेंट्स हैं। लीगन्स साहब ने कितने एलिमेंट्स दिए? तो 6 एलिमेंट्स दिए। कितने एलिमेंट्स? 6 एलिमेंट्स दिए। किसने? लीगन्स साहब। लीगन्स साहब मतलब जेपी लीगन्स। ठीक है, जेपी लीगन्स। तो जेपी लीगन्स ने 6 एलिमेंट्स दिए। किसमें? लीगन्स के संचार मॉडल में। अब ये 6 एलिमेंट्स क्या क्या हैं तो ये अपने को जरा देखना है। तो 6 एलिमेंट में सबसे पहले आएगा कम्युनिकेटर। क्या आएगा? कम्युनिकेटर, मतलब जो कम्युनिकेट कर रहा हो। तो पहला जो एलिमेंट्स है लीगन्स साहब का वो है कम्युनिकेटर। क्या है भाई साहब? कम्युनिकेटर। तो पहले एलिमेंट्स पर हम लोग चर्चा कर लिए कि लीगन्स साहब का फर्स्ट एलिमेंट सी का मतलब क्या है? कम्युनिकेटर है। उसके बाद मैसेज। क्या है? मैसेज। तो सेकेंड जो एलिमेंट्स है लीगन्स साहब का वो क्या है? मैसेज है। उसके बाद थर्ड जो एलिमेंट्स है लीगन्स साहब का वो है चैनल। मैसेज जो जाता है किसी ना किसी चैनल के माध्यम से, तो इनका जो थर्ड एलिमेंट्स है वो चैनल है। और चैनल के माध्यम से जब हम मैसेज भेजते हैं तो कोई त्रुटि अगर मैसेज में होती है तो उसका हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो जो चौथा एलिमेंट्स लीगन्स साहब ने दिया तो वो क्या दिया? ट्रीटमेंट्स दिया। क्या दिया? ट्रीटमेंट्स दिया। और उसके बाद पांचवा जो एलिमेंट्स दिया लीगन्स साहब ने वो दिया ये जो शुद्ध, जैसे मान लो एक कोई कम्युनिकेटर है वो कम्युनिकेट कर रहा है किसी मैसेज को किसी चैनल के माध्यम से, तो उस चैनल में मान लो हमने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला और कोई त्रुटि हो गई तो हम मैसेज को एडिट करेंगे। कहने का मतलब उसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जहां पहुंचने वाला है उस व्यक्ति तक पहुंचने से पहले ही ये मैसेज शुद्ध हो जाए, त्रुटि विहीन हो जाए। तो ट्रीटमेंट होने के बाद ये कहां पहुंचता है? तो ऑडियंस के पास पहुंचता है। ऑडियंस बोले तो श्रोता, ये जो जहां हम पहुंचाना चाह रहे हैं कोई चीज, तो ये ऑडियंस के पास जैसे मैसेज पहुंचता है और ये ऑडियंस कहता है बहुत मजा आ गया ये मैसेज सुन के, मेरे बहुत काम की चीज थी, आपने हमको ये सुझाया और मेरे बहुत काम की चीज आ गई। ठीक है, अभी मैं आपको शताब्दी बैच के ऊपर इसका एग्जाम्पल दे दूंगा। बहुत से लोग चिंतित रहते हैं, मैं शताब्दी बैच एजीटीए के लिए लेकर आया, इसी का एग्जाम्पल अभी मैं दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑडियंस के बाद जब ऑडियंस तक ये मैसेज आ गया तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स आया। ऑडियंस रिस्पॉन्स। तो ऑडियंस रिस्पॉन्स क्या आया अब हम जरा बताते हैं। मान लो हमने वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी नाम का एक ऑफिशियली डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जिस पर हमने एग्रीकल्चर के टेक्निकल असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए शताब्दी बैच का प्लान किया। तो हम क्या हैं? एक कम्युनिकेटर। क्या हैं?
कम्युनिकेटर हैं। हमारा संदेश क्या है आप लोगों के लिए? शताब्दी मैसेज। हमारा चैनल क्या है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और जो मेजर रूप से आप तक पहुंचाने का साधन है वो यूट्यूब। तो हमारा चैनल क्या है? यूट्यूब। अब हम ट्रीटमेंट क्या होता है, मान लो आपको लेक्चर लेने से पहले कोई चीजें हैं, किसी बुक से मान लो हमने कोई कंटेंट उठाया या किसी अपने ही नोट से कंटेंट उठाया, तो उसमें त्रुटियां हैं, मान लो किसी कारणवश ह्यूमन एरर होती है, त्रुटियां हो जाती हैं, तो आप तक आने से पहले उस कंटेंट में हम सुधार कर लें तो वो ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद हम आप तक ये कंटेंट पहुंचा दें, आप हो ऑडियंस, आप तक ये कंटेंट पहुंच गया, फिर आप अपने दोस्तों को या हमें ही मैसेज करके रिस्पॉन्स करोगे, मजा आ गया सर आपसे एक्सटेंशन पढ़ के, कि हमें लगता था कि एक्सटेंशन नाम का सब्जेक्ट हमें कभी समझ में नहीं आएगा, परंतु आपने ऐसे इजी वे में इतने लहजे में अच्छे से पढ़ाया कि एक्सटेंशन का भूत खत्म हो गया। तो ये आपका क्या होगा? एक ऑडियंस रिस्पॉन्स होगा कि एक ऑडियंस क्या रिस्पॉन्स करेगा। जब उसको मजा आएगा तब वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, जब उसको मजा नहीं आएगा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं उसको मिलेगा, तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। तो जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब एक और महत्वपूर्ण बात यहीं पर लिख लेते हैं, जो लीगन्स का मॉडल होता है कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयुक्त मॉडल। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयुक्त मॉडल, सर्वाधिक प्रयुक्त मॉडल जो कृषि क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो कौन सा है? लीगन्स मॉडल है। तो क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में सबसे ज्यादा कौन सा संचार का मॉडल हम प्रयोग करते हैं, तो लीगन्स का मॉडल प्रयोग करते हैं। इस चीज को बिल्कुल कभी भी नजरअंदाज मत कर देना। ये हम बॉक्स में जो चीजें लिखते हैं समझ लेना वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं इंपॉर्टेंट ये बोल के नहीं बताता हूं ज्यादातर कि इंपॉर्टेंट क्या है। क्यों? क्योंकि आजकल का जो एग्जाम है कोई पता नहीं कहां से क्या हो जाए। कॉम्पिटेटिव का जमाना है, हर एक सीट पे अपना सीट जमाना है। तो कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट से दूर अपने माइंड को भगाना है। तो बिल्कुल बिल्कुल पास नहीं आएंगे हम इंपॉर्टेंट के, सब कुछ धुआं धुआं कर देंगे। तभी हम वीर हैं हम लोग, जो कुछ आएगा सामने टकरा के चूर चूर हो जाएगा। भाई लहजा अपना ऐसा बुलंद रखिए, अपने मिजाज को इतना सख्त रखिए कि सब्जेक्ट की क्या औकात जो हम पे हावी हो जाए। सब्जेक्ट कब हम पे हावी होता है? जब हम सब्जेक्ट से सौतेला व्यवहार करते हैं। सौतेला व्यवहार, मान लो हमारी मैथ कमजोर है, हालांकि है नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो मान लो हमारी मैथ कमजोर है, तो क्या कारण रहा मैथ कमजोर होने का? तो मैथ हमको कठिन लगी, हमने उसको टाइम देना कम कर दिया, हमने उसके साथ क्या किया? सौतेला व्यवहार कर दिया। जब हम ही सौतेला व्यवहार कर रहे हैं तो वो कब तक रिश्ता निभाएगा? कभी ना कभी तो रिश्ता टूट जाएगा। वही केस होता है पढ़ाई में, सब्जेक्ट में, कि कोई सब्जेक्ट हमें टफ कब लगने लगता है? जब हम उसको समय कम देने लगते हैं या हम उससे सौतेला व्यवहार करने लगते हैं। इस बात को आप समझ लेना। कोई सब्जेक्ट दुनिया का कठिन नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा सर ब्रीडिंग भी इतना आसान है क्या? सर एंटोमोलॉजी में कीट इतने कठिन लगते थे, ये भी आसान है? बिल्कुल आप यही कहोगे कि सर इतना आसान कैसे हो गया। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना। ये हमने 6 मॉडल आपको बता दिए कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट आपका जो लास्ट मॉडल है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, रोजर और शूमेकर का कम्युनिकेशन मॉडल। चलिए आगे हम बात करते हैं रोजर और शूमेकर का कम्युनिकेशन मॉडल। 7 नंबर का जो मॉडल आएगा, रोजर और शूमेकर का मॉडल। रोजर्स और शूमेकर, रोजर्स और शूमेकर का संचार मॉडल, का संचार मॉडल। कब इन्होंने ये मॉडल दिया? तो 1971, 1971। कब दिया? 1971 में रोजर्स और शूमेकर नाम के 2 प्रसार
विद्वानों ने ये मॉडल दिया, कौन सा? रोजर्स और शूमेकर का कम्युनिकेशन मॉडल। तो अब इसमें क्या बताया? रोजर्स और शूमेकर के संचार मॉडल में अपने को क्या देखना है? तो सबसे पहले देखना है एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। तो 5 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे कि रोजर और शूमेकर में कितने एलिमेंट्स आते हैं? तो 5 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सबसे पहला कंडीशन इसमें आता है, सबसे पहले सोर्स, कि क्या भेजें। तो पहला जो एलिमेंट्स है इनका वो है सोर्स, और सोर्स के बाद ये किसके माध्यम से भेज रहे हैं? तो चैनल के माध्यम से भेज रहे हैं। भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? बिल्कुल भेज रहे हैं। और चैनल से पहले क्या भेज रहे हैं? मैसेज। तो मैसेज को किसके माध्यम से भेज रहे हैं? ये चैनल के माध्यम से भेज रहे हैं। तो दूसरा जो इनका एलिमेंट्स आया वो मैसेज आया। सोर्स कहां से लिया और मैसेज क्या लिया? ठीक है, तो मैसेज इन्होंने किसके माध्यम से भेजना चाहा? तो चैनल के माध्यम से इन्होंने मैसेज को भेजना चाहा। और किसके पास इन्होंने भेजना चाहा मैसेज को? तो जो रिसीवर होगा या ऑडियंस होगा, रिसीवर या ऑडियंस होगा, उस तक ये जाएगा। रिसीवर या ऑडियंस, जो रिसीवर या ऑडियंस होगा वहां तक ये मैसेज जाएगा। फिर वो इस पर इफेक्ट देगा अपना, कि क्या इफेक्ट है इस मैसेज पर, क्या प्रभाव डालेगा। तो 5वां जो एलिमेंट्स है वो इफेक्ट, प्रभावशाली। तो जब हमने रोजर्स और शूमेकर का मॉडल पढ़ा तो देखा कि 1971 में इन्होंने मॉडल को सुझाया, और हम लोग आज जो मॉडल पढ़ रहे हैं रोजर्स और शूमेकर का, वो 1971 का आया हुआ मॉडल है। ठीक है, कब का आया हुआ मॉडल है? 1971 का आया हुआ मॉडल है। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे, और एक छोटा सा बॉक्स इस टाइप से बनाओगे, और उस बॉक्स में कुछ इस प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करोगे। ठीक है, वो जानकारी क्या है? तो लिखोगे फादर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के जनक। तो क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लेना, फादर ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के जनक क्या आता है? संचार के जनक कौन है? तो फटाक से आपका उत्तर आना चाहिए कि जो संचार के जनक हैं वो हैं वेर्लो। कौन है? वेर्लो साहब को संचार का जनक या फादर ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना और इम्पोर्टेंट बनाकर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फटाक से इसको लिख लीजिएगा कि रोजर्स और शूमेकर का मॉडल लिखिएगा, उसके बाद फादर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? वेर्लो साहब हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया ये? हाँ, इसको फटाफट से नोट करते रहना और ध्यान देते रहना कि चीजें कहीं ना कहीं हमारी छूटे मत। हाँ, ध्यान देना कि जो बच्चे कह रहे हैं सर नोट तो मत करना, नोट मत करवाइए सर, आप तो पीडीएफ दे ही रहे हो। हाँ बिल्कुल, तो अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसी प्रकार, और इसी प्रकार आपको स्वच्छ राइटिंग में आपको नोट्स चाहिए हैं, तो आप शताब्दी बैच से एनरोल कर सकते हो। ये बैच मात्र 99 रुपए में है, और ये ऑफर आपको 11 अक्टूबर तक है। ठीक है, कब तक है? 11 अक्टूबर तक ये ऑफर है। 11 अक्टूबर के बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो देर किस बात की? अगर आप भी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट बनने का सपना देख रहे हैं तो शताब्दी बैच आपका इंतजार कर रहा है। एनरोल करिए और पढ़िए मस्ती के साथ, और लाइए अपने अंदर निखार, और बनिए एग्रीकल्चर के वीर और योद्धा धुआंधार। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव आने वाला है
और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब आप ये सोचोगे कि सर वाकई में क्वेश्चन आते हैं क्या? आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उससे मैच करिए कि सर क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सबसे पहली बात, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए। अच्छा, आप बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर के पेपर कहां से लाऊं? तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 2018 या 19 वाला जो एजीटीए का पेपर है, मैं बहुत जल्द आपको उसका सोल्यूशन यूट्यूब के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ सोच कर रखा हूं। हाँ, कोऑपरेट करना पड़ेगा, बेहतरीन होगा। ठीक है, कहने का मतलब बेहतरीन होगा। बेहतरीन कहने का मतलब है कि आप तुलनात्मक रूप से नहीं, गुणात्मक दृष्टि से देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और गुणवत्ता युक्त शिक्षा आपको मिलेगी। तो अगला हमारा है कि प्रसार प्रशिक्षण की विधियां। प्रसार प्रशिक्षण की विधियां। तो प्रसार प्रशिक्षण की विधियां, अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, मेथड्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। मेथड्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। तो ये जो प्रसार प्रशिक्षण है उसकी विधियों के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी विधियों के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो प्रसार प्रशिक्षण की मुख्यतः 3 विधियां हैं। कितनी हैं? मुख्यतः 3 विधियां हैं। लिखेंगे मुख्यतः 3 विधियां हैं। तो पहला पॉइंट जो आएगा हमारा, मुख्यतः 3 विधियां हैं। सारी चीजों को एक एक करके हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। मुख्यतः 3 विधियां हैं। अब वो कौन कौन सी 3 विधियां हैं जरा अपने को समझना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो वो 3 विधियों के बारे में हम वार्तालाप करने जा रहे हैं। नंबर 1 विधि, नंबर 2 विधि और नंबर 3 विधि। तो ये तीनों विधियां हम लोग एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। तो नंबर 1 की बात करते हैं। तो नंबर 1 आता है संपर्क की प्रकृति। संपर्क की प्रकृति एवं उपयोग के आधार पर, एवं उपयोग के आधार पर। तो पहला जो नंबर है वो है संपर्क के प्रकृति और उपयोग के आधार पे। तो संपर्क की प्रकृति और उपयोग के आधार पे ये जो पहला नंबर आता है, इसको हम इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब हम बॉक्स में क्यों बंद कर लेते हैं? ताकि आपकी नजरें इस पर हमेशा रहें। तो जब हम कभी भी टीचिंग करते हैं या एक्सटेंशन के सब्जेक्ट में आके जब हम टीचिंग करने का प्रयास करते हैं, तो पहला हमारा प्रयास रहता है संपर्क की प्रकृति, कि हम जिसको टीच कर रहे हैं उससे संपर्क कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन टाइप से प्रयोग कर सकते हैं। वह उपयोग के आधार पे, संपर्क करने के बाद हम कैसे अपनी टीचिंग को उपयोग करेंगे। दूसरा आता है उपकरण के आधार पे। दूसरा आता है उपकरण के आधार पे, उपकरण के आधार पर। दूसरा जो है वो है उपकरण के आधार पे। और तीसरा है श्रव्य दृश्य प्रचार के आधार पर। तो श्रव्य दृश्य प्रचार के आधार पर, प्रचार के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पे? श्रव्य दृश्य प्रचार के आधार पे।
तो ये 3 प्रकार की विधियां हम लोग पढ़ते हैं प्रसार शिक्षण में। कोई भी प्रसार शिक्षण करना है तो इन 3 प्रकार की विधियों से पढ़ते हैं, और ये तीनों प्रकार की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीधा इनसे एग्जाम्पल पूछता है। क्या पूछता है? सीधा एग्जाम्पल पूछता है। तो संपर्क की प्रकृति एवं उपयोग के आधार पर जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, उपकरण के आधार पर जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में क्या देखेंगे, प्रोजेक्टेड ऐड और नॉन प्रोजेक्टेड ऐड। आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कौन सा प्रोजेक्टेड ऐड है, कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड ऐड है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड, ग्रुप कांटेक्ट मेथड, मॉस या कम्युनिटी कांटेक्ट मेथड, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं श्रव्य दृश्य में ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो अब ये आप समझ लेना कि कितना इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है, और ये जो अपना टॉपिक आया है यहाँ पर अपने जबरदस्त तरीके से एग्जाम्पल पर पकड़ बनानी है। तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं संपर्क की प्रकृति एवं उपयोग के आधार पे। तब तक आप लोग इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ये तीनों नोट करने के बाद इसको तीनों को लिख लेते हैं अपने, ठीक है। चलिए पहली हेडिंग हम लोग बनाते हैं, संपर्क की प्रकृति व उपयोग के आधार पे। पहली हेडिंग रहेगी नंबर 1, संपर्क की प्रकृति व उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर अगर इसका अंग्रेजी देखें तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज, according to use and nature of contact, nature of contact, ठीक है। ये हम लोग अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि पहली जो हेडिंग हमारी है ये इस प्रकार से निकलकर आ रही, ठीक है। तो ये हमने टीचिंग की जो विधियां देखी कि प्रसार शिक्षण को हम अगर शिक्षित करना चाहें, प्रसार में शिक्षा देना चाहें, तो ये इस प्रकार से विधियां पढ़ते हैं हम लोग। किस प्रकार से विधियां पढ़ेंगे? इस प्रकार से हम लोग विधियां पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो विधि है संपर्क की प्रकृति व उपयोग के आधार पे। इस विधि के अंतर्गत भी 3 और हमें हेडिंग पढ़ने को मिलती हैं, और उन 3 हेडिंग के बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन सी वो 3 हेडिंग हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग 3 मेथड पढ़ते हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड कहने का मतलब है व्यक्तिगत संपर्क विधि। क्या है? व्यक्तिगत संपर्क विधि। इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे? व्यक्तिगत संपर्क विधि। व्यक्तिगत संपर्क विधि। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा है ग्रुप कांटेक्ट मेथड। क्या है? ग्रुप कांटेक्ट मेथड, ग्रुप कांटेक्ट मेथड। अब ग्रुप कांटेक्ट मेथड को हम क्या बोलेंगे? समूह संपर्क विधि। क्या बोलेंगे? समूह संपर्क विधि, समूह संपर्क विधि, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो है पढ़ाओ तीसरे नंबर का, इसको बोलते हैं मॉस और कम्युनिटी कांटेक्ट मेथड। मॉस और कम्युनिटी, मॉस और कम्युनिटी कांटेक्ट मेथड, कांटेक्ट मेथड कहने का मतलब सामुदाय, ठीक है, सामुदाय संपर्क विधि, सामुदाय संपर्क विधि। यहां से बीएचयू ने भी क्वेश्चन निकाला है और यूपी कैडेट ने भी निकाला है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं ने यहां से क्वेश्चन निकाला है।
ठीक है। तो ये तीनों प्रकार की विधियों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले बस हम लोग को इतना जान लिए कि जो एक्सटेंशन टीचिंग का जो 3 मेथड है, कौन कौन सा, संपर्क की प्रकृति व उपयोग के आधार पे, दूसरा उपकरण के आधार पे, तीसरा श्रव्य दृश्य प्रचार के आधार पे। अब उसमें हमने पहली हेडिंग को उठाया, संपर्क की प्रकृति व उपयोग के आधार पे, अकॉर्डिंग टू यूज एंड नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट। उसमें भी 3 हैं, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड और मॉस या कम्युनिटी कॉन्टेक्ट मेथड। तो इन तीनों के बारे में अब हमें डिटेल से चर्चा करनी है। तो आप फटाफट से आप इसको पहले लिख लीजिएगा, फिर तीनों के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तीनों को फटाफट से लिख लीजिएगा, फिर देखते हैं अपने एक एक करके इनको अच्छे से चर्चा इन पर करते हैं। चलिए आगे अपने देखते हैं और बात करते हैं। पहला नंबर इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, ठीक है, या व्यक्तिगत संपर्क विधि। नंबर 1 व्यक्तिगत संपर्क विधि। व्यक्तिगत संपर्क विधि जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड ठीक है। अब यहां पर अपने को सारी चीजें एक एक करके अच्छे से पढ़ लेनी है ताकि हमको कोई समस्या ना आए पेपर में क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि अपने को सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है और एक एक करके विस्तार पूर्वक चीजों को चलना है। तो व्यक्तिगत संपर्क विधि का मतलब है व्यक्तिगत, इंडिविजुअली। जब हम किसी को टीच करेंगे या किसी को प्रशिक्षित करेंगे तो हम इंडिविजुअली प्रशिक्षित करेंगे। किसी के घर पे जाके होम ट्यूशन दे देना, जैसे आजकल नहीं होता है, वैसे किसी किसान के घर जाकर उसको पर्सनली कुछ गाइड कर देना, ठीक है, उसको पर्सनली फोन करना या ऑफिस को पर्सनली कॉल करना या ऑफिस से कॉल करना, या उसको कोई प्रदर्शन दिखा दो, रिजल्ट का प्रदर्शन दिखा दो, परिणाम का प्रदर्शन, कोई आपके पास रिजल्ट हो आप उसको रिजल्ट दिखा दो, ये हो गया। उसके साथ साथ अगर आप बात करें पर्सनल लेटर आप लिख के भेज दो, आपका पर्सनल कोई संपर्क है, पर्सनल कोई कांटेक्ट है उससे, तो वो सब सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसमें संपर्क जो होता है, जो इस मेथड में संपर्क होता है वो कैसा होता है, फेस टू फेस होता है। जो संपर्क होगा वो कैसा होगा, फेस टू फेस होगा। क्या होगा, फेस टू फेस होगा। संपर्क की बात जब करेंगे तो फेस टू फेस संपर्क की बात करेंगे। और प्रशिक्षण की सबसे प्रभावी तरीका, प्रशिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका, प्रशिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका, प्रशिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका अगर पूछा जाए तो कौन सा बताओगे, इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट मेथड। ठीक है, ये जो होता है प्रशिक्षण करने का सबसे इफेक्टिव मेथड माना जाता है। अब अगर हम कोई किसी को इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो इसके एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं कि जब हम एक्सटेंशन के प्रशिक्षण की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट मेथड में हम किसी को पर्सनली गाइड करेंगे इसमें। तो जैसे अगर हम बात करें तो फार्म विजिट हो सकता है, यहाँ पर फार्म विजिट, किसी किसान के फार्म पे जाकर आप विजिट करके उसको ट्रेनिंग दे दो, या उसके होम विजिट आप कर सकते हो, उसके घर पे जाके विजिट कर सकते हो, जैसे होम ट्यूशन नहीं होती है ऐसे जाके आप उसको टीच कर सकते हो। तो एक एग्जांपल हो गया फार्म विजिट, दूसरा हो गया होम विजिट, तीसरा आपका आता है पर्सनल कांटेक्ट। अगर आप वो किसान आपके पर्सनल कांटेक्ट में है तब भी आप उसको टीच कर सकते हो या कोई ना कोई एक्सटेंशन का तरीका बता सकते हो। साथ ही साथ आप पर्सनल कॉल कर सकते हो, पर्सनल कॉल कर सकते हो, या इसको टेलीफोन कॉल भी हम बोलते हैं, टेलीफोन कॉल। और एक होता है ऑफिस कॉल। ठीक है, किसी ऑफिस से अगर कोई कॉल आ रहा है, किसी ऑफिसर के लिए जाओ, किसी किसान को टीच करके आओ, तो ये भी इसमें क्या आ जाएगा, इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट मेथड में आएगा कि किसी किसान के फार्म पे जाके विजिट कर उसकी समस्याओं का समाधान करना, किसी किसान के घर पे जाकर उसके जो भी, जैसे मान लो इस समय
यूपी सरकार का एजेंडा क्या था, 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करना। परंतु आज भी अगर हम देखें तो शायद वो 2 गुना वाला लक्ष्य तो नहीं पूरा हुआ, परंतु किसानों की स्थिति में सुधार आया है। अब ये हो सकता है किसी क्षेत्र विशेष में ना आया हो। पर्सनल कांटेक्ट की बात करते हैं, जैसे कोई किसान है तो पर्सनल कांटेक्ट का मतलब है एक गांव में एक बड़ा सा किसान है, बहुत मतलब जिसको बोलते हैं 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाला, लार्ज फार्मर, जिसको बृहद किसान बोलते हैं, और उसके खेत में कोई एक मेजर समस्या आ रही है। जैसे अभी पिछले 3 साल से मक्का में एक भयंकर कीट लगता है, और 3 साल पहले वो नहीं देखा गया था, 3 साल से भयंकर कीट लगता है जिसको फॉल आर्मी बार्म बोलते हैं। तो वो अगर किसी किसान के लग गया है, पर्सनली एक ही खेत में है, तो आप उसको गाइड करोगे जाके, टेलीफोन कॉल से आप किसी को समझा सकते हो, ऑफिस कॉल से। अब ये टेलीफोन कॉल क्या होता है, आप कभी नंबर डायल करना 1800 180 1551, किसका नंबर होता है, किसान कॉल सेंटर का। जब कोई किसान ये नंबर डायल करेगा, अगर आपके पास BSNL सिम है तो 1551 भी डायल कर सकते हो, आपको हर जानकारी मिलेगी। सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक भारत की 22 भाषाओं में आपको जानकारी वहां से मिल सकती है। ठीक है, जिस भाषा में आप जानकारी चाहो। ऑफिस कॉल, किसी ऑफिस से कोई कॉल जाती है किसी ऑफिसर के लिए या किसी किसान के लिए, तो वहां पे भी आप गाइड कर सकते हो। तीसरा, किसान इतनी जल्दी किसी की बात को समझता नहीं है, वो क्या होता है, रिजल्ट मांगता है। तो यहां पर रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी हम आप करके दिखा सकते हैं। अब रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन क्या मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। ठीक है, किसी चीज का दिखावा करना। तो रिजल्ट जैसे मान लो कल को हम बताएं कि बुंदेलखंड रीजन को 40 सालों के अथक प्रयास से काठिया गेहूं, जिससे आप पास्ता बनाते हो, नूडल्स, मैगी, चाउमीन वगैरह, वो काठिया गेहूं जिसको ड्यूरम गेहूं, लाल गेहूं बोलते हैं, उसको GI टैग मिल गया। ठीक है, और आज उत्तर प्रदेश अपना सबसे ज्यादा GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य भी बन गया। तो रिजल्ट उसको दिखाओगे कि गेहूं का प्रोडक्शन ऐसा हो रहा है, काठिया गेहूं का। अब इतना प्रोडक्शन अगर पर हेक्टेयर हो रहा है, किसान को लगेगा कि हम पुराना जो गेहूं बो रहे हैं उससे अच्छा हो रहा है, तभी इसको अडॉप्ट करेगा। ठीक है, तो उसको रिजल्ट भी मांगता है। तो ये रिजल्ट की बात करते हैं जब हम, तो ये व्यक्तिगत संपर्क विधि में आ जाते हैं। तो इतने सारे हमने एग्जाम्पल आपको बता दिए, ये इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट मेथड के हैं। आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत संपर्क विधि का कौन सा तरीका है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से एक मिलेगा और 3 कोई दूसरे होंगे, या इनमें से 3 मिलेंगे, एक लास्ट वाला होगा उपरोक्त सभी, या इनमें से 2 मिलेंगे, तीसरा मिलेगा A और B दोनों सही, या इनमें से एको नहीं मिलेंगे और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये सब ध्यान देना है कि आपको रट लेने हैं बिल्कुल एग्जाम्पल, क्योंकि यहां से आपका पेपर एग्जाम्पल पे ही बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से ऊपर यहां से नहीं जा सकता। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिएगा आगे अगला जो मेथड है उस पर हम लोग क्या बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है समूह संपर्क विधि या ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड। अब यहां पर समूह की बात आती है। जब बात समूह की आएगी तो एक से अधिक व्यक्तियों की बात होगी। समूह संपर्क विधि, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, संपर्क, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फेस टू फेस ही करते हैं। अगर हम किसी से कांटेक्ट करेंगे, किसी भी ग्रुप से भी अगर कांटेक्ट करेंगे, तब भी हम फेस टू फेस ही करेंगे। तो यहां पर संपर्क की जब बात आएगी कि कांटेक्ट हम कैसे करेंगे, तो फेस टू फेस ही कांटेक्ट यहां पर भी करेंगे, आमने सामने। फेस टू फेस लिख सकते हो या इसी को आमने सामने लिख सकते हो। अब यहां पर बात आएगी समूह की, कि समूह में ये सब काम होंगे। तो समूह में व्यक्तियों की संख्या कुछ निर्धारित कर दी गई है कि 2 से कम नहीं होने चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 2 से लेकर के 30 व्यक्ति तक का जो समूह होगा उसे ही समूह मानेंगे, नहीं तो इसको मॉस मीडिया बोल देते हैं। तो 2 से 30 व्यक्ति अमूमन, जो अगर हम बात करते हैं सामान्यतः जो ग्रुप बनाया जाता है, सामान्यतः 25 से 30 व्यक्तियों का समूह होता है। कितना, 25 से 30 व्यक्तियों का समूह होता है। ये BHU 2018 का क्वेश्चन है, व्यक्तियों का समूह। ठीक है, तो जब 25 से 30 व्यक्ति का समूह होगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रुप बोल देते हैं। तो यहां तक हमने चीजों को समझ लिया। अब थोड़ा और इसके बारे में समझते हैं
संपर्क समूह विधि में हम लोग बात कर रहे थे कि सर ये संपर्क अगर करना है तो फेस टू फेस ही करेंगे, और समूह बनाएंगे तो कितना बनाएंगे, 2 से 30 व्यक्ति, अमूमन 25 से 30 व्यक्तियों के समूह को क्या हम कहेंगे, समूह। तो अब इसमें एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हमको पढ़ने हैं। तो इसमें कुछ नए एग्जाम्पल भी आएंगे, जैसे सिंपोजियम। अब आप सिंपोजियम हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो। सिंपोजियम क्या होता है, पैनल आप लोग देखते होंगे, पैनल जैसे यूपीपीसीएस या यूपीएससी या कोई अदर पीएससी का एग्जाम होता है तो प्रीलिम्स और मेंस निकलने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में एक पैनल बैठता है। तो पैनल में क्या एक व्यक्ति बैठता है, नहीं, 2 से ज्यादा व्यक्ति बैठते हैं। और सिंपोजियम भी ऐसा ही कुछ होता है, परंतु सिंपोजियम में इंटरव्यू का काम नहीं होता, यहां पर स्पीकर बैठते हैं, लगभग 2 से 5 स्पीकर बैठते हैं इसमें। कितने, 2 से 5 स्पीकर बैठते हैं, उसको हम सिंपोजियम कहते हैं। दूसरा आता है पैनल। पैनल में 2 से लेकर के 8 व्यक्तियों का समूह होता है। स्पीकर अगर यहां पर होंगे बोलने वाले, वो 2 से लेकर के 8 व्यक्ति तक हो सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग कोरोना काल में आए थे, ऐसे हम लोग बात करते हैं सेमिनार की, और कोरोना काल में सेमिनार का एक नया वर्जन आ गया था जिसको हम कहते थे वेबिनार। ठीक है, तो वेबिनार भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद अदर एग्जाम्पल की हम अगर चर्चा करें तो इसमें लेक्चर आ जाएगा, कोई लेक्चर ले रहे हैं, कोई स्कूल है, वो भी एक ग्रुप में ही होता है। उसके बाद कोई ट्रेनिंग कैंप है, कहीं ट्रेनिंग हो रही है, कोई ट्रेनिंग कैंप है, या कोई मीटिंग हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है, वो भी इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। या इसके साथ साथ कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो भी इसी में आ जाएगा। या उसके साथ साथ यहां पर फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड की बात करें तो वो भी इसी में आ जाएगा। और एक डेमोन्स्ट्रेशन आ जाता है जिसको बोलते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आ गई। ग्रुप में जब हम बात करेंगे 2 से अधिक व्यक्ति होंगे और 30 से कम व्यक्ति होंगे, तो उसमें एग्जाम्पल आता है सिंपोजियम, पैनल, सेमिनार, वेबिनार, और आपका लेक्चर, स्कूल, ट्रेनिंग कैंप, मीटिंग, आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, फ्लैश कार्ड और कॉन्फ्रेंस। ये सारे ग्रुप का ही एग्जाम्पल है। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉन्फ्रेंस किसका उदाहरण है, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट का, ग्रुप कॉन्टेक्ट का, या मॉस कॉन्टेक्ट का। ठीक है, तो आपको ध्यान देना चाहिए, ये रटने चाहिए। अब देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, अगर आप सोचो कि ये ट्रिक के माध्यम से हमको रट जाएंगे तो ये गलत बात है। ट्रिक इसकी है नहीं, आपको ये रटना पड़ेगा, ये जहर आपको पीना पड़ेगा। ठीक है, ये जहर, ये उदाहरण याद करना हमको कॉम्पिटेटिव लाइफ में तो जहर ही होता है, क्योंकि हम कितना याद करें, बहुत सारे तो सब्जेक्ट होते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हालांकि नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आज का जो अपना टॉपिक है उसका लास्ट पॉइंट है अपना मॉस या कम्युनिटी कॉन्टेक्ट मेथड। क्या है, मॉस या कम्युनिटी कॉन्टेक्ट मेथड। तीसरा जो बिंदु है अपना, जिसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे मॉस या कम्युनिटी कॉन्टेक्ट मेथड। अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो सामुदाय संपर्क विधि। सामुदाय संपर्क विधि। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बात करते हैं कि इसमें कितने व्यक्ति या इसका उपयोग किस लिए हम करते हैं, तो इसके उपयोग की जब हम चर्चा करते हैं तो बात करते हैं किसानों को नई कृषि तकनीकी की जानकारी को शीघ्र पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे किसान भाइयों को, किसान भाइयों को
कृषि में नवीन तकनीकी को किसान भाइयों को कृषि में नवीन तकनीकी को अतिशीघ्र पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मॉस कॉन्टैक्ट मेथड का। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि मॉस कॉन्टैक्ट मेथड का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो कृषि क्षेत्र में किसान भाइयों को कृषि में नई नई तकनीकियों को पहुंचाने के लिए हम किसका उपयोग कर लेते हैं? मॉस कॉन्टैक्ट को उपयोग कर लेते हैं। मॉस कॉन्टैक्ट क्या है? किसी किसान को अगर हम कोई जानकारी पहुंचाना चाहेंगे तो कैसे पहुंचा पाएंगे? तो हम जानकारी को पहुंचाने के लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि जानकारी को कैसे हम पहुंचाएंगे, तो सबसे पहली बात बुलेटिन। अब आप कहोगे कि सर आप इंग्लिश में ही सारे एग्जाम्पल क्यों लिखवा रहे हो, आप अंग्रेजी में इसको जल्दी याद कर सकते हो। न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, टेलीविजन, सिनेमा, मूवी। ठीक है, उसके बाद और भी एग्जाम्पल हैं, रेडियो, उसके बाद सर्कुलर लेटर, मैगजीन, ड्रामा, पपेट शो, ठीक है। ये सब क्या हैं? आपके मॉस मीडिया का काम करेंगे और मॉस या कम्युनिटी कांटेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे कि एक समय में किसी भी जानकारी को शीघ्र से शीघ्र पहुंचा देंगे, ताकि हम जो भी जानकारी होगी, जैसे मान लो कोई डिजीज है एग्रीकल्चर में, मान लो गेहूं का या आलू का पछेती झुलसा की बात कर लें तो पेंडेमिक डिजीज है। अब बात करते हो पेंडेमिक डिजीज क्या होता है, तो ऐसा डिजीज जो वर्ल्ड वाइड एरिया में स्प्रेड करता हो, पूरे ग्लोबलाइजेशन पर उसका पूरे बात करें पूरे वैश्विक क्षेत्र में उसका फैलाव हो, मतलब एक बड़े स्केल पे रोग फैलता है, उसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। कोरोना जैसे एक बीमारी थी जो एंडेमिक से शुरू हुई थी चाइना के वुहान शहर से, और एंडेमिक से होते होते एपिडेमिक से पेंडेमिक तक पहुंच गई थी। ऐसे ही आलू का पछेती झुलसा अगर मान लो फैल रहा है तो हम किसानों को उसके प्रति क्या कर सकते हैं, हम वार्निंग दे सकते हैं किसानों को, या ब्लास्ट जो होता है कास्ट कर सकते हैं, सिम कास्ट, ब्लाइट कास्ट वगैरह, जो उसको हम क्या करते हैं भविष्यवाणी करते हैं, वो उनको जानकारी दे सकते हैं किसानों को कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो यही मीडिया है मॉस मीडिया, जो कम समय में जल्दी जानकारी को फैला सकते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि प्रसार प्रशिक्षण की जो विधियां हम लोग पढ़ रहे थे, पहला था संपर्क की प्रकृति व उपयोग के आधार पे, उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब अपना कल का टॉपिक बचा हुआ है उपकरण के आधार पे। उपकरण कौन कौन से? प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड मतलब उसमें चित्र देखने के लिए हमें किसी न किसी इलेक्ट्रिक या मोटर की आवश्यकता पड़ती है या मशीन की आवश्यकता पड़ती है, और नॉन प्रोजेक्टेड की मतलब उसमें हम चित्र देखने के लिए किसी मशीन या मोटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तीसरा आएगा श्रव्य और दृश्य प्रचार के आधार पे, जैसे ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स मतलब ऐसा प्रचार का माध्यम जिसमें केवल ऑडियो वॉइस आती हो। फिर विजुअल एड्स मतलब ऐसा प्रचार का माध्यम जिसमें केवल विजुअल हो। आज हम मूवी देखते हैं तो कैसा ऐड है ये मूवी? ऑडियो विजुअल है, आवाज भी आती है और दिखाई भी पड़ता है। जब हम कभी टैप रिकॉर्डर या हम कभी टेलीफोन कॉल करते हैं, वॉइस कॉल, तो हमें क्या होता है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने आज के इस पॉइंट में इतना कुछ देखा, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट क्लास में अगला जो बिंदु इसका बचा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक बार
एक नए और बेहतरीन जोश के साथ। तो सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी को असीम प्रेम बरसाएंगे, ताकि आप लोगों का जो आने वाला एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, उसमें हम आपके लिए बहुत अच्छा कर पाएँ और आपको टाइम टाइम पर उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। धन्यवाद।